नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। आज आपको 2 वक्त का टाइम चाहिए, 2 मिनट टाइम चाहिए आपका। बच्चा, आज तक हमने अपने चैनल पे निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क और निरंतर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। इतनी मेहनत की, चाहे जितनी गर्मी रहे, चाहे जितनी ठंडी रहे, मैं निरंतर आप सभी से अपने चैनल पे जुड़ा हूं और आज उसका ही है जो 463 वीडियोस अपलोड है इस चैनल पे। 463 अकेले सिर्फ एक इंसान ने 463 वीडियोस आपके लिए बना के दिए हैं और हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपको इतना बेनिफिट है जो आपके सिलेबस, आपको एग्जाम में बेनिफिट दिखता है। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, न 1 रुपए की कभी दरख्वास्त की कि आप फीस पेमेंट या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं था। मैं हरदम निरंतर आपके लिए फिर से कहूंगा कि निःशुल्क सेवा देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। बस आज आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस चैनल को बढ़ाना, क्योंकि मेरे सामने मेरे भविष्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही इस समय, जिसको लेकर मैं आप सभी को फिर से बताऊंगा। बच्चा, मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा हूं, इसीलिए मुझे खुद बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मैंने आपको अपना इतना समय दिया है, आप लोगों ने कुछ से ग्रहण किया है इस चैनल के माध्यम से, तो अब मेरी जिंदगी तुम लोगों के हाथों में है। तुम्हें क्या करना है, तुम लोग क्या कर सकते हो इसके लिए, मेरे लिए। अगर एक वक्त भी तुम्हें को 1 नंबर का भी बेनिफिट हुआ इस चैनल के माध्यम से, तो अपना सहयोग और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इसी तरह अंतिम बार मैं बोल रहा हूं, मैं रोज रोज नहीं बोलूंगा ना, मुझे इन सब चीजों की शौक है, लेकिन मेरा भविष्य इस चैनल के माध्यम से लगा है, मेरा भविष्य लगा हुआ है। और जिस उद्देश्य से मैंने इसको शुरुआत की थी, मुझे डगमगाहट की आहट आ रही है और उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। बस मैं इस उद्देश्य में एक बात, अंतिम बात तुमसे भी बताना चाहता हूं, तुम सभी बच्चों से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। चलिए अब हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बच्चा, आज का जो लेक्चर है, हमारा लेक्चर क्या है? संसदीय व्यवस्था, यानी भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, कैसी बच्चा संसदीय व्यवस्था है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहे हैं? हम लोग धीरे धीरे भारत में जो कानून बनते हैं उनके बारे में। संसदीय व्यवस्था को बच्चे इंग्लिश में कहें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी पीएस, पार्लियामेंट्री सिस्टम। सीधी सी बात में पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? जो संसद है उसका व्यवस्था किस तरीके से की गया है, तो ये सब चीजें, उसका कार्य क्या है, इन सब चीजों को। ठीक है, तो बच्चा देखो, हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला भाग क्या हो गया बच्चा? कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, दूसरा बच्चा इसका भाग क्या देख रखा है हमने? विधायिका दे रखा है, विधायिका दे रखा है। और बच्चा इसका हमने तीसरा भाग क्या दे रखा है? न्यायपालिका। एक एक करके पढ़ना। और पिछले लेक्चर में किसी बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, उससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। अगर तुम लोगों को लेक्चर पसंद आया करे तो एक हल्की सी हम ऐसे ही दिखा दिया करो, अंदर से प्रोत्साहन आता है। ठीक है, बाकी तुम लोग की मर्जी है। ठीक है, उसने कहा कि आज तक बहुत जगह से पढ़ा लेकिन समझ में पहली बार आया। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन बच्चा मैं मेरी यही ख्वाहिश रहती है कि मेरी हरदम यही कोशिश रहती है कि एक जगह पढ़ो और एक ही जगह से तुम सब कुछ ले लो। ठीक है, और इसी उद्देश्य के साथ मैं आता निरंतर आप सभी के साथ कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन आज मेरे भविष्य की बात है, वो तुम लोगों के हाथ में। ठीक है, तो बच्चा देखो, जो भारत में संसदीय व्यवस्था है इसके कुल मुख्यतः हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक कार्यपालिका को हमने दे दिया, दूसरी क्या दे दी? विधायिका, तीसरी क्या दे दिया बच्चा? न्यायपालिका। तो सभी को धीरे धीरे से हमको समझाना है। बच्चा देखो, कार्यपालिका का अगर हम तोड़े तो सीधा सा मतलब क्या निकल रहा है? जो कार्य का संचालन करे, कार्य का संचालन करे वो क्या होगा? कार्य का संचालन करे वो क्या कहलाएगी? कार्यपालिका कहलाएगी। बात समझ में? यानी कार्यपालिका क्या होती है? जो कार्य का संचालन करते। देखो, अभी ज्यादा गहराई पे ना जाओ, सब कुछ बताएंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करें। खाली हमारी जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं उनको सुनते चलो। ठीक है, तब समझ में आएगा। ठीक है, यानी जो कार्यपालिका बच्चा, इसका मतलब ही हमें निकल कर जो कार्य का संचालन करे। विधायिका का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? ये विधि जोड़ दो, विधि का मतलब क्या होता है? कानून होता है, यानी जो कानून बनाने का कार्य करे
वो क्या होगा, विधायिका होगा। यानी जहां पर कानून बनते वो क्या होगा, वो क्या होगा, विधायिका होगा। ठीक है। और न्यायपालिका मतलब जहां पे न्याय मिले वो क्या होगा बच्चा, न्यायपालिका। जहां पर न्याय मिलेगा बच्चा वो क्या हो जाएगा हमारा, न्याय पालिका। यानी न्याय मिली तो सीधी सी कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमारे जो यहाँ पे संसदीय व्यवस्था है, यानी जो बच्चा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और क्या है बच्चा, न्यायपालिका। मुख्यतः हमें 3 चीजों में से 2 चीजों को पढ़ना है। न्यायपालिका जो है बच्चा ये एकदम अलग मैटर है और इसके बारे में बाद में विस्तार करेंगे, इन दोनों के बारे में। लेकिन हमें जानना है, किसके बारे में जानना है, तो बच्चा हमें जानना है कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में। तो देखो बच्चा, आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे आर्टिकल जो 79 है, इसमें क्या बताया गया, भारत में संसद होगी, यानी भारत में एक संसद होगी। और सबको पता है इसके 3 अभिन्न अंग होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेज कहते हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80 में, लोकसभा आर्टिकल 81 में और प्रेज होता है आर्टिकल 52 में। ठीक है, सबको पता है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा है। तो बच्चा ये जो संसद है यानी जो पार्लियामेंट है, कौन सा आर्टिकल 79 में है, 79 में है। लेकिन उसके बच्चा क्या है, 3 अभिन्न अंग है। इसके भी एक राज्यसभा होती है RS, एक लोकसभा होती है जिसको हम लोकसभा कहते हैं LS, और एक प्रेसिडेंट होता है, ये क्या होता है, इन सबका क्या होता है, मुखिया होता है। ठीक है। लेकिन अब हमें बात क्या करनी है, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में। तो ये है क्या, तो हमने तो इसका आपको जानकारी के लिए बता दिया, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी था। अब देखो बच्चा, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का मुख्यतः कार्य क्या होता है, कार्य को संचालन करना, यानी देश में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको संचालन करना है कार्यपालिका का। और विधायिका मतलब क्या होता है, कानून बनाना। अब बताओ, ये जो हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री को छोड़ो बाद में, आर्टिकल हमारे यहाँ एक 74 और 75 है। 74 और 75 में क्या बताया गया, संसदीय व्यवस्था के बारे में बताया गया, संसदीय व्यवस्था। ठीक है। आर्टिकल 74 और 75 में क्या बताया गया कि संसदीय व्यवस्था के बारे में, 74 में बताया गया, क्या बताया गया, संसदीय व्यवस्था के बारे में, 75 में भी इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। और साथ ही साथ ये जो है बच्चा आपका जो है केंद्र स्तर पे है, यानी जो 74 और 75 है बच्चा ये केंद्र स्तर पे। और राज्य स्तर पर देखें तो 163 और 164 जो आर्टिकल है बच्चा, 163 और 161, ये कहां पे, राज्य स्तर पर है। यानी इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हमारे संविधान में आर्टिकल 74, 75 में केंद्र के लिए संसदीय व्यवस्था का वर्णन किया गया, उसी तरह हमारे संविधान में आर्टिकल 163 और 164 में राज्य के लिए भी संसदीय व्यवस्था का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। संसदीय व्यवस्था का मतलब फिर से समझो, जो कार्यपालिका होती है यानी कार्य का संचालन के लिए, विधायिका मतलब कानून बनाने के लिए। अब फिर से समझो, फिर से डिटेल में समझना पड़ेगा। हमने ये बताया कि आपको जो 74 और 75 है वो क्या बताता है, संसदीय व्यवस्था का वर्णन करता है। यानी जो आर्टिकल 74 और 75 है वो क्या बताता है, संसदीय व्यवस्था का वर्णन करता है। अब बताओ, तुमको कहीं आज तक वे वर्णन आया कि राष्ट्रपति के लिए तो सबको पता है कि एक पर्टिकुलर क्या है, एक आर्टिकल है 52, लेकिन ये बताओ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको कहीं एक ऐसा आर्टिकल मिला है जो बताया गया है कि यह प्रधानमंत्री की पद को नियुक्ति करता है, ऐसा कहीं नहीं बताया कि आर्टिकल जो 74 वही क्या कहता है, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद क्या होता है, आर्टिकल 74 कहलाता है। और उसके बाद आर्टिकल 75 में क्या बताया कि मंत्रियों के लिए विशेष उपबंध, यानी मंत्रियों के लिए विशेष उपबंध, ये क्या बताते हैं, जो आर्टिकल 74 है और 75 है यही बताता है। यानी 74 क्या बताता है, जो क्या होगा, जो मंत्री परिषद होगा, ये मंत्री परिषद होगा बच्चा, ये किसकी मदद के लिए होगा, यानी राष्ट्रपति की मदद के लिए मंत्री परिषद आर्टिकल 74 बताता है। ठीक है। और यह क्या बताता है, 75 क्या बताता है, मंत्री परिषद का विशेष उपबंध। ठीक है, मंत्री परिषद का विशेष उपबंध, यानी जो मंत्री होंगे कुछ उनके विशेष कार्य होंगे, विशेष उपबंध होगा। ठीक है, ये चीज 75 बताता है। अब तुमको एक पता है कि जो मंत्री परिषद होता है, यानी जो भारत में कैबिनेट बनाई गई, कैबिनेट कौन सी, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण, ये जो लोग हैं ये कैसे कैबिनेट स्तर पे, कहा, केंद्र के ना, यानी जो
देखिए मंत्रिपरिषद, इसका प्रमुख कौन है? मोदी जी हैं, यानी पीएम। यानी कि ये जो मंत्रिपरिषद है इसका पीएम कौन होता है? इसका पीएम कौन होता है? प्रधानमंत्री है। लेकिन बच्चा फिर से सुनो, भारत के संविधान में कहीं प्रधानमंत्री पद के वर्णन नहीं किया गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये बताया कि मंत्रिपरिषद है भारतीय, वो क्या होगा? राष्ट्रपति का क्या होगा? उसके प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन मंत्रिपरिषद का एक प्रमुख होता है जिसको हम भारत में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। भारत में हम प्रधानमंत्री कहते हैं, मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, एक चीज और तुमको जाननी है कि जैसे भारत में संसद को क्या कहते हैं? भारत में संसद को पार्लियामेंट यानी संसद कहते हैं। वैसे जापान, कनाडा, ठीक है, जापान कनाडा में इसको दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम वेस्टमिंस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर कहते हैं। वेस्टमिंस्टर का मतलब क्या होता है? वेस्ट का मतलब पश्चिम, ठीक है, मिस्टर का मतलब आप समझ ही गए हो। तो लेकिन जापान कनाडा में ये सब चीजें काफी ज्यादा बोली जाती हैं। ठीक है, तो हमें बस ये जानना कि जापान और कनाडा में पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर कहते हैं, वेस्टमिंस्टर कहते हैं। ठीक है, वो तो खैर हमारी जानकारी के लिए था, लेकिन हमें फिर से यहाँ आना है। यानी जो हमने 74 में बताया मंत्रिपरिषद क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रति क्या होगा? 74 में यही बताया मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति क्या होगा? निर्वहन करेगा कार्यों को। ठीक है, और 75 में मंत्रिपरिषद के विशेष उपबंध बताएंगे। लेकिन जो मंत्रिपरिषद इसका एक प्रमुख होता है जिसको भारत में क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। यानी प्रधानमंत्री की उत्पत्ति कहां से हुई? आर्टिकल 74। तो ये अब समझ में आए, डायरेक्टली नहीं बताएगी लेकिन इनडायरेक्टली यहां से होता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अगर तुम्हें यह समझ में आया है तो अब हमें जानना है, यानी कार्यपालिका का मतलब यही होता है जहां से पूरे देश के कार्य को संचालन किया जाए, और विधायिका का मतलब यह होता है जहां पर कानून बनाया जाए, जहां पर कानून बनाया जाए। तो इसका मतलब कानून कहां बनते हैं? हमारे यहाँ तो राज्यसभा में बनते हैं कानून, या तो लोकसभा में बनते हैं। कहां बनते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में मिलकर बनते हैं। या तो वाला कंडीशन हटा दो, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा पास होगा, तभी तो क्या होगा? कोई विधायक जो विधेयक होगा वो क्या होगा? एक्ट बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। यानी जो विधायिका है वो क्या करती है? कानून बनाती है। लेकिन जो कार्यपालिका वो क्या करती है? उसका कार्य का संचालन करती है। अब मान लो जैसे कि तुम्हारे यहाँ क्या हुआ, कार्यपालिका जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे, ठीक है, कार्यपालिका में पहले सुन लो, कार्यपालिका में नंबर 1 कैबिनेट, नंबर 2 लिख लो राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, और एक तीसरा होता है राज्य उपमंत्री। यानी क्या होता है? राज्य उपमंत्री होता है। जब बच्चा ये लोग 3 लोग जो होते हैं कार्यपालिका का कार्य करते हैं। ठीक है, ये जो कार्यपालिका कार्य कौन करते हैं? ये 3 लोग करते हैं। ठीक है, और ये जो बच्चा बाकी जितने सदस्य होते हैं, कौन? संसद के जैसे सांसद हो गए हैं, सांसद जो संसद के सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं वो कहाँ के होते हैं? विधायिका होते हैं। मतलब ये कानून बनाने में तो कार्य कर रहे हैं, ये कानून बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन वो कार्यपालिका में मदद नहीं कर रहे हैं। कार्यपालिका में सिर्फ 3 ही लोग मदद करेंगे, कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरे राज्य स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री जिसको हम कहते हैं, और एक राज्य उपमंत्री होता वो मदद करते हैं। यानी कार्यपालिका में हमने 3 लोगों की मदद लेनी है, एक कैबिनेट के, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे राज्य उपमंत्री। लेकिन कानून बनाने में विधायिका में, ठीक है, लोकसभा के जितने सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, वो सब लोग मदद करेंगे। तो ये सब चीजें समझ में, यानी कार्यपालिका क्या होती है और विधायिका क्या होती है। तो सीधी सी भाषा में, एक आम भाषा में कहें तो कार्यपालिका का मतलब होता है कार्यों का संचालन करना, विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना। ठीक है, अब कार्यपालिका में कौन कार्य करता है? तो कार्यपालिका में कैबिनेट स्तर का मंत्री कार्य करता है, राज्य मंत्री कार्य करता है, राज्य उपमंत्री कार्य करता है। ठीक है, ये कार्यपालिका में हो गए। ठीक है, और विधायिका में सभी सदस्य कार्य करेंगे जो संसद के प्रति क्या है? प्रतिनिधि हैं, संसद के प्रति प्रतिनिधि, मतलब कि सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा को। यानी दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अगर दोनों में डिफरेंस समझ में आया तो अब उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आ गया। तो देखो अब हमें क्या करना है, जो पार्लियामेंट सिस्टम है यानी संसदीय व्यवस्था, इसकी कुछ विशेषताएं हैं भारत में, कुछ विशेषताएं हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड, संसद से रिलेटेड, उन सबको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सिस्टम इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके लिए फेमस है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो हर चीज की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो हमें हर चीज की विशेषताएं और साथ ही साथ उसकी कमियां, अगर मैं
मेरे अंदर कुछ विशेषताएं, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं। आपको दोनों को मेरे अंदर की सीखनी है, वो दोनों चीजें, अगर जो मेरी कमियां उसको बताते चलो और मेरी अच्छाइयों को लेते चलो, ठीक है, ये है आपका कर्तव्य। उसी तरह भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी संसदीय व्यवस्था है बच्चा, इससे कुछ आजकल अच्छाइयां, कुछ विशेषताएं हैं। अगर कुछ विशेषताएं हैं तो उसकी क्या है, कुछ अच्छाइयां हैं, अगर तो कुछ क्या है बच्चा, कुछ कमियां हैं। हम पहले जानते हैं विशेषताएं, पहले तुम्हारी विशेषताएं जानते हैं। जैसे तुम्हें पहले प्रोत्साहित करते हैं, उसके बाद तुम्हारी काम करते हैं, बच्चा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत पढ़ने बच्चे हो, लेकिन फिर कहते हैं लेकिन बच्चा एक काम करो, ऐसा सारी जिंदगी तक करते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो ताकि सिलेक्शन हो जाए। तो ये क्या तुम्हारी कमियां क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो इन सब चीजों को ऐसे बात करते हो। उसी तरह यहाँ पर भी है। तो बच्चे यहाँ पर जो यहाँ नामिक, पहला क्या देखते हैं विशेषताएं में, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, तो देखो बच्चा इसको सीधी से मतलब है, जो राष्ट्रपति होते हैं, आर्टिकल 53 क्या कहता है, जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 53 यही कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। यानी हेड किसका होगा, कार्यपालिका का होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति। तो जो भारत का, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख बच्चा कौन होता है, वास्तविक तो प्रधानमंत्री है। एक बात बताओ, कार्यपालिका में वर्तमान समय में जैसे कैबिनेट में कोई भी कार्य होता है तो उस पर कौन कार्य करता है, उसका प्रमुख हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री साहब है ना। वर्तमान समय में मान लो कोई भी बिल है, उसके लिए मुख्यतः पहले चर्चा किससे, प्रधानमंत्री से की जाती। अंतिम अनुमति राष्ट्रपति की जरूरी है। ध्यान सुनना, पिछले लेक्चर में ही बताया था, अंतिम अनुमति राष्ट्रपति की जरूरत है, लेकिन उसके पहले पूरा ब्यौरा और बिल पास हुआ सिस्टम, जितनी भी जिम्मेदारियां किसके, प्रधानमंत्री के। तो इसलिए जो नामिक रूप से राष्ट्रपति हैं कहा गया, यानी नामित वर्ड जो है नामिक रूप से, जैसे तुम्हारे घर के मुखिया पापा हैं नामित रूप से, लेकिन अंडर तुम काम किससे करवाते हो, मम्मी से। सारी बातें किससे कहते हो, मम्मी से कहते हो। पापा की तभी साइन होते हैं। जैसे तुमको कोई कपड़ा लेना है तो तुम पापा से डायरेक्टली पैसा नहीं मांगोगे बेरोजगारी में, तो कहोगे मम्मी शादी में जाना, दोस्त की बहन की शादी है, पैंट दिलवा दो, तो मम्मी पापा से कहेंगे तो पापा तब पैसा दे। उसी तरह कार्य सारा काम कौन कर रहा, प्रधानमंत्री। और यहाँ पर तुम्हारी मम्मी कौन है, प्रधानमंत्री। यानी पीएम में जो एम है वो मम्मी है, पीएम में जो एम है वो क्या है, मम्मी है तुम्हारी। जो राष्ट्रपति में पा है वो क्या है, पापा है तुम्हारे। समझ में आया, यानी मम्मी पापा में समझ में आया कि तुम सीधी सी बात समझ लो, जो नामिक सदस्य है प्रमुख वो कौन है, राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53 यही कहता है कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक रूप से प्रमुख कौन है बच्चा, प्रधानमंत्री यानी मम्मी है। समझ में आया, उम्मीद करता हूं अब इससे अच्छी तरीके से तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे दूसरी क्या बात बताइए, बहुमत दल का शासन। यानी बहुमत दल का शासन का मतलब क्या है बच्चे, इसका प्रमुख लिख लेना, ठीक है, यानी समझ में याद रहेगा, ठीक है। बहुमत दल का शासन का मतलब बच्चा क्या है, बहुमत दल का शासन का मतलब क्या है, जैसे वर्तमान समय में भारत सरकार के अंदर केंद्र में किसकी सरकार, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी की, ठीक, एनडीए की है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या बहुमत आया ना, यानी जो उनको लोकसभा में एक निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष में बैठने के लिए बहुमत चाहिए था, उसने उस नंबर को पाया, उस नंबर को प्राप्त किया, तभी तो है। वही चीज यहाँ बताएगी कि जो संसदीय व्यवस्था है उसको चलाने के लिए बहुमत दल का जो शासन होता है, यानी जो दल बहुमत प्राप्त करता है उसका शासन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरी बात क्या बताइए, सामूहिक उत्तरदायित्व। और किसका, मंत्रियों का। देखो संसद के प्रति जितने भी मंत्री हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जितने मंत्री मतलब जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जितने राज्य स्तर के मंत्री हैं, वो सब क्या करेंगे, संसद के प्रति यानी देश के प्रति अपने कार्य संचालन के लिए कार्य करते रहेंगे सामूहिक रूप से। ये नहीं कोई विदेश जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई इस तरह, ये नहीं अलग अलग कोई भाग रहा हो, एक ही रूप से कार्य करेंगे सामूहिक रूप से। यानी सामूहिक का मतलब क्या, एक ही रूप से उत्तरदायित्व। और किसके प्रति, अपनी संसद के प्रति। समझ में आए, यानी सभी लोग क्या होंगे, संसद, कौन, मंत्री होंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, राजनीतिक एकरूपता। चौथी बात क्या बताइए, राजनीतिक एकरूपता।
वो भी मंत्री परिषद की। अब देखो बच्चा होता क्या है, मान लो जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी एक ही काम यही तो करेगी कि अपने जितने भाई बीजेपी अपोजिशन के लोगों को तो मंत्री पद देगी नहीं, देगी अपने ही लोगों को या इनसे जो ऐड होंगे उनको देगी। ठीक है, तो क्या होगा, राजनीतिक एक रूपता का मतलब यही, जो मंत्री परिषद है वो एक ही पार्टी का होगा। तो उसमें आपस में कोई बिल बनाना है तो उसमें आपस में बिल क्या होगा, जल्दी से पास हो, सहमति ज्यादा से आ जाएगी। अगर मान लो अपोजिशन का होता तो उसमें असहमति होती, तो इस तरह विकास नहीं हो सकता। इसलिए क्या बताया गया, राजनीतिक एक रूपता, यानी जो हमारी संसद में क्या है, राजनीतिक एक रूपता है। उसकी बात क्या बताया कि दोहरी सदस्यता। तो बच्चा दोहरी सदस्यता का मतलब यहां पे क्या है, जो संसद में कौन जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, कार्यपालिका के भी प्रमुख होंगे, यानी कार्यपालिका मतलब वो कार्यपालिका में भी कार्य कर रहे होंगे और साथ ये क्या कर रहे होंगे, विधायिका में भी कार्य कर रहे होंगे। तो ये बताओ, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते कार्यपालिका में कार्य करते कि नहीं करते हैं, और उसी तरह ये किसमें कार्य करते हैं, विधायिका में कार्य करते कि नहीं करते हैं। तो ये मतलब इसमें क्या होता है कि दोहरी सदस्यता है, यानी जो सांसद होगा, एक मंत्री होगा, उसके पास दोहरी सदस्यता है कि नहीं। यहाँ पर किसके लिए उपलक्ष्य में बात हो रही, मंत्री के उपलक्ष्य की बात हो रही है, सांसद के उपलक्ष्य की बात नहीं हो रही, यहाँ मंत्री के उपलक्ष्य की बात हो रही। मान लो कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री है तो कार्यपालिका में भी काम करेगा, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, ये कार्यपालिका में भी काम कर रहे हैं, विधायिका में बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब विधायिका यानी कोई कानून बनेगा तो राजनाथ सिंह की वोटिंग नहीं होगी या इनसे अनुमति नहीं ली जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है, यानी इनसे तभी इनसे परामर्श ले। कार्यपालिका में तो भाई अपना कार्य कर ही रहे अपने रक्षा विभाग के लिए। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही है। उसके बाद क्या है, अगला जो छठवीं बात है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यानी बच्चा जो संसदीय व्यवस्था है इसमें नेतृत्व कौन करता है, पीएम साहब करता है, प्रधानमंत्री साहब करते हैं, यानी मोदी जी कर रहे हैं वर्तमान समय में। तो ये भी समझ आए, यानी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, तो ये भी समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व समझ में आया। उसके बाद क्या बताया कि निचले सदन का विघटन, और सबसे आम बात और सबसे खास बात यही बताई है कि जो भारत में लोकसभा है उसका विघटन कर सकता है, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी, सॉरी यहाँ पे प्रेज लिख लो, ठीक है, ये प्रेज लिख लो, ठीक है, प्रेज राष्ट्रपति कर सकता है, किसकी अनुशंसा पर, पीएम की अनुशंसा पर। अगर पीएम को लग रहा है जो उसकी कैबिनेट मंत्री है या जो मंत्री परिषद है वो सही रूप से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है तो वो राष्ट्रपति को यह सलाह देगा कि यहाँ पर जो लोकसभा है उसका विघटन कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए और पुनः इलेक्शन कराए जाए। ठीक है, क्या कराया, पुनः इलेक्शन कराया जाए। तो यानी निचले सदन का क्या, यानी जो एलएस है उसको तोड़ा जा सकता है, यानी उसका बच्चा क्या किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। ये भी समझ में। और अंतिम बात क्या, गोपनीयता, यानी जितने भी बच्चा मंत्री परिषद है, वो जितने भी मंत्री हैं जो शपथ लेंगे जिस पद के लिए, वो अपने किसी पद को कार्य को पूरी जनता में नहीं गाएंगे क्योंकि वो उन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है। तो अभी देखो क्या उत्तर प्रदेश सरकार में जितने मंत्रियों ने शपथ ली है उन्होंने किसकी शपथ ली थी, गोपनीयता के लिए थी, उसके बाद अपने पद की शपथ ली है। उनको पहले ये नहीं बताया गया था आपको ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, ये दिया जा रहा है, ऐसा नहीं, उन्होंने सिर्फ गोपनीयता की शपथ ली थी और वो जो जितने कार्य करेंगे वो गोपनीयता के आधार पर ही कार्य करेंगे। यह क्या थी बच्चे, संसदीय व्यवस्था की जितनी भी विशेषताएं थी हमने तुमको एक चार्ट के माध्यम से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई। अगर ये चीजें समझ में तो अब हम 2 मिनट में क्या देखेंगे, इसकी कुछ आलोचनाएं हुई उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो हम इस अगली स्लाइड में क्या देखते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं थी तो इसको देखा, कुछ अब कमियां देख लेते हैं। ठीक, अगली स्लाइड में हम कुछ इसकी क्या देखते हैं बच्चा, आलोचनाएं देखते हैं। ठीक, क्या देखेंगे बच्चा, आलोचना क्या देखेंगे बच्चा, आलोचना क्या देखेंगे, आलोचनाएं। अब हम उसकी कुछ दोष देखते हैं। देखो एक चीज तुम्हें बता दें, जो इंसान की विशेषताएं होती कहीं ना कहीं वही उनकी कमियां होती है। कैसे कि, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टीचर हूं और किसी के लिए मैं बहुत ही गंदा टीचर हूं, तो तुम्हारे लिए मैं अच्छा हूं, दूसरे के लिए गलत हूं। तो ये क्या, देखने का नजरिया है और वही चीज मैं तुमको प्रूव करूंगा। तो एक चीज जान लो, तुम्हें सबसे आसानी तरीके से बताएं, जब तुम्हें कुछ ना समझ में तो उसकी अच्छाइयां ढूंढो, वो अपने आप में कमियां निकलने लगेंगी। जब किसी इंसान से सच्ची सी बात बताऊं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर है तो तुम उसकी अच्छाइयां ढूंढो, उसके बाद तुम्हें कमियां अपने आप निकलने लगेंगी, कमियां अपने आप निकलने लगेंगी। ना बात मानो तो एक बार ट्राई करके देख लो, और नहीं ट्राई किया तो तुम्हारा जीवन बेकार है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये जरूर करोगे। ठीक है,
अच्छाइयां ढूंढना, कमियां निकलने लगेंगी। ठीक है, तो खैर देखो यहाँ पे दोस्त की बात करें, यानी बच्चा दोस्त की बात करें, सबसे पहली बात उभर के आती है अस्थिर सरकार। अभी हमने बताया था विघटन कर दिया जाता है कब, जब प्रधानमंत्री देखता है कि मंत्रिपरिषद सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति की अपनी सलाह देता है और राष्ट्रपति उस समय क्या करते हैं, विघटन कर देते हैं लोकसभा के निचले सदन की। तो यानी कि इसमें क्या बताएगा, अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार का मतलब क्या है कि मान लो जैसे कि कभी कभी बहुमत नहीं मिलता है या पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनी लेकिन वहां पे बहुमत अल्प बहुमत में आ जाती है, तो ऐसे क्या होता है, सरकार अस्थिर हो जाती है। अस्थिर हो जाती है तो वहां पर देश का विकास नहीं हो पाता, सही तरीके जो नीतियां होती वो नहीं लागू हो पाती। ऐसी कई सारी कमियां होती हैं जो अस्थिर सरकार है, यानी अस्थिर सरकार को प्रदर्शित करते। तो इसका मतलब दोस्त में हमने क्या देखा, पहली बात तो अस्थिर सरकार, यानी कभी ना कभी या किसी भी टाइम क्या होता है कि इसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। जैसे 1977 में क्या हुआ था, मोरारजी देसाई के समय क्या हुआ था, लोकसभा का क्या हो गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा, मोरारजी देसाई के समय यही तो हुआ था भाई, लोकसभा में क्या हो गया था, सरकार अल्प बहुमत में आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी वाला देख लो, एक वोट से अल्प बहुमत में आई थी। तो ऐसे क्या होता, अस्थिर सरकार होती है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, नीतियों की अनिश्चितता का अभाव, यानी जो नीतियों की अनिश्चितता का अभाव, कहने का मतलब क्या है, जो सीधी सी भाषा में जो नीतियां हैं उनका राष्ट्रपति तो कार्य कर रहा है, प्रधानमंत्री सही तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन जो मंत्रिपरिषद होता है वो कहीं ना कहीं नीतियों को अभाव करने लगता है। अच्छा क्यों करता है, करता है इसलिए है बच्चा कि वो कहीं ना कहीं दोनों सदनों का क्या हो जाता है, प्रमुख हो जाता है। कहा कार्यपालिका का भी ये लगभग होता है, कई सारे मंत्री होते हैं भाई, कई सारे क्या सारे मंत्री होते हैं, और कहाँ के विधायक होते हैं। तो जब धीरे धीरे वो तो ये सोच के आते हैं कि अब तो 5 साल मेरा राज्य ही है, इस तरह क्या होता है, वो नीतियों का सही तरीके से अभाव होता है, मतलब नीतियों का अनिश्चितता का अभाव, यानी सही तरीके से लोगों के बीच में पहुंच नहीं पाती है। जैसे मनरेगा मान लो कोई भी स्कीम है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, वो किसका कार्य, वो मंत्री का कार्य। उसी तरह और क्या है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता। अच्छा मंत्रिमंडल जो होता है उसकी निरंकुशता का मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में कहें, जैसे मैं मंत्री हूं, मैं मान लो कल को रक्षा मंत्री बन जाऊं, मैं कोई कार्य नहीं करूं, 5 साल के लिए तो मैं तो रक्षा मंत्री बन ही गया हूं भाई, अब मुझे कौन हटा सकता है। तो इस तरह क्या होता है, जब मंत्रिपरिषद जो कार्यपालिका और लोकसभा, कार्यपालिका और जो विधायिका दोनों के लिए जब वो कार्य करते तो धीरे धीरे उनमें निरंकुशता आने लगती, कंटिन्यूटी कम होने लगती है, ठीक, वो आलस आने लगता है, इसलिए मंत्रिमंडल की निरंकुशता। और चौथी बात जो बहुत अहम बात बताएगी वो क्या बताएगी, शक्ति प्रतिकरण का के विरुद्ध, यानी जो यहाँ पर क्या है, मंत्रियों को ही शक्ति के, यानी किसी और इंसान को पृथक्करण दिया ही नहीं, यानी शक्ति का सप्रेशन किया नहीं, यानी बंटवारा किया ही नहीं गया, सबकी सब शक्ति किसको दी गई, मंत्रियों को दे दी गई है। तो इसलिए ये भी कमी दिखता है, ये भी दोष दिखता है। बताओ ये बात सही है कि नहीं, वाकई में मेरे हिसाब से भाई ये सही है, ठीक है, यानी जो शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पावर किसी और को देना चाहिए जो कैबिनेट स्तर पे है, ठीक है। उसके बाद क्या, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, और सबसे इंपैक्ट वाली बात, अंतिम बात है, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। एक बात बताओ, आप रेलवे में एनटीपीसी का बच्चे की जॉब दे रहे हो, ग्रुप सी की जॉब दे रहे हो, तो प्रीलिम्स और मेंस करा रहे हो, और साहब इनते कौन सा प्रीलिम मेंस हो रहा है हमका ये बता दो। कोई भी सांसद हो, अगर आज भी मैं बता रहा हूँ 40% भारत में जो पार्लियामेंट में वर्तमान समय 40% सांसद ऐसे होंगे, अगर उनसे सही तरीके से उनके क्षेत्र का ब्यौरा पूछ लिया जाए तो उनको ना पता होगा सही तरीके से। अगर 40% में सांसद की बात कर रहा हूँ वर्तमान समय में, जो इतनी सतर्क प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यशैली हो रही है, तब भी मैं 40% गारंटी दे रहा हूँ। वो चाहे सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का, दोनों पक्ष में किसी का हो सकता है, लेकिन मैं अगर 545 में 40% निकाल लूँ तो आज भी मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई लोग ऐसे होंगे पूरे होंगे जो अपने क्षेत्र के बारे में पूरा ब्यौरा नहीं रखते होंगे, और बाकी तो बात अलग ही बात है। तो ये सारी चीजें जो थी बच्चा, कमियां दिखी, हमने दोष देखा, कैसे किसमें देखा, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी अस्थाई जो देखा, जैसे अस्थाई सरकार देखा, नीतियों के निश्चितता का अभाव देखा, मंत्रिमंडल की निरंकुशता देखा, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध देखा, ठीक है, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध देखा, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, ये कई सारी कमियां हैं। देखो हर इंसान में मैं फिर से कहूंगा कहीं ना कहीं अच्छाइयां, कहीं कहीं कमियां होती है, सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है।
तो नो डाउट भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बहुत अच्छी और बहुत सरल और बहुत ही आसानी से समझने वाली है। और उम्मीद करता हूँ शुरू से लेकर अंतिम तक ये जो पूरा लेक्चर मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 83 बच्चा क्या है 8318781729। ये बच्चा मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पे मुझे कॉल कर सकते हो बच्चा, आप मुझे इस पे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आप मुझे फोन करो और अपनी सारी समस्याओं को क्या कहो बच्चा, समाधान, यानी वो जो खोया हुआ प्यार है वो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान। 83 ठीक है 8318781729, ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आज का लेक्चर आपको पसंद है। अगर अच्छा लगा तो इसको प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करो। अंतिम बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो फैलाना है तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।